क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 8 आज हम करेंगे, जिसका टाइटल है मिजबिल द ऑटर, जिसे लिखा है गेविन मैक्सवेल ने। लेसन पढ़ने की शुरुआत हम करें उससे पहले हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं इस लेसन के बारे में, इस लेसन का बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले टाइटल को देखें, मिजबिल द ऑटर। ऑटर एक पशु है जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे। नेवले की प्रजाति का ये पशु है जिसे उदबिलाऊ भी कहा जाता है। ऑटर, मिजबिल ये उसका नाम है। इसके मालिक ने इसका नाम रखा था मिजबिल। गेविन मैक्सवेल राइटर है। देखते हैं उनके जीवन में ये ऑटर आया, किस तरीके से आया और क्या क्या घटनाएं उनके जीवन में घटी। बिफोर यू रीड, हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, गेविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमस्फियरना इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के वेस्ट हाईलैंड्स में कैमस्फियरना है और वहाँ के एक कॉटेज में गेविन मैक्सवेल रहते हैं। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, जब उनका पालतू कुत्ता जिसका नाम था जॉनी वो मर जाता है, मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। वो इतने उदास हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे कि फिर से किसी डॉग को पालना उनके लिए मुश्किल था। काफ़ी हद तक वो उदास हो गए थे, दुखी हो गए थे। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। लेकिन साथ में ये भी उनका मानना है कि किसी पेट के बिना की जो लाइफ होती है, किसी पालतू पशु के बिना की लाइफ, वो भी एक अकेलेपन है। एक अकेलापन जीवन में वो महसूस करते हैं किसी पालतू पशु के बिना। तो कुत्ते के मर जाने के बाद वो अकेले पड़ गए हैं और कोई और ऐसा पेट, पालतू प्राणी उनके जीवन में आए, ऐसा वो चाहते हैं। तो हम देखते हैं मैक्सवेल ने अपने खुद के शब्दों में लिखा है। ये लेसन जो है वो उनके जीवन की एक घटना है, किसी पशु को, प्राणी को पालने के बारे में। अब ये जो पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिख रहा है, उसमें पेट जो है, कोई भी पालतू प्राणी है, तो उसको जब हम पाले तो क्या क्या ध्यान रखने चाहिए उसके बारे में ये पैराग्राफ है। बराबर, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उनको, उनकी ट्रेनिंग से लेकर के उनका खाना पीना, उनकी दवाइयाँ वगैरह, उन सब के बारे में ये पैराग्राफ है। उसके बाद ये पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑटर्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो वो मार्शिस एरियाज नियर लेक्स, रिवर्स और सीज नियर बसरा, यानी ये जो पाए जाते हैं वो मार्शिस एरिया में पाए जाते हैं, बसरा में। बसरा ये इराक का एक टाउन है और वहाँ पर लेक होती है, नदियाँ होती है और जो समुद्र किनारे होते हैं। मार्शिस मतलब ऐसी गीली ज़मीन जो ऐसी रिवर्स या लेक्स के इर्द गिर्द में होती है, उसे हम मार्शिस कहेंगे। तो ऐसी ज़मीनों में इस प्रकार के प्राणी जो है ऑटर, जो नेवले की प्रजाति के हैं, जिनको हम उदबिलाऊ भी कहते हैं, वो पाए जाते हैं। लेकिन ऑथर जो है उसको लंदन ले जाएंगे और फिर उसके बाद ले जाएंगे अपने शहर कैमस्फियरना में। तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इसको रास आएगा कि नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। क्योंकि इराक और लंदन बिल्कुल अपोजिट एटमॉस्फेयर वाले प्लेसेस हैं। इराक जो देश है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ड्राई है और मार्शी एरियाज़ में ये पाया जाता है, और लंदन जो है वो ठंडा प्रदेश है। तो ये दोनों प्रदेशों में ये ऑटर जो है उसको, उसका वातावरण सूट होगा कि नहीं, वो चीज़ें भी बहुत मायने रखती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये दोनों जो टेबल में पैराग्राफ छोटे छोटे दिए हैं, उसमें ये दोनों के बीच का अंतर बताया गया है, एटमॉस्फेरिकल अंतर। डिफरेंस क्या है कि इराक में किस प्रकार का एरिया है और किस प्रकार का वेदर वहाँ पर रहता है, और लंदन जो है वहाँ का किस प्रकार का एरिया है और कैसा वेदर वहाँ पर रहता है। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे लेसन हमारा, जो गेविन मैक्सवेल ने अपने खुद के शब्दों में लिखा है। तो हम देखते हैं,
अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956। अर्ली इन द न्यू ईयर का मतलब है, क्योंकि किसी भी ईयर का अर्ली पार्ट क्या होता है, उसका पहला महीना यानी जनवरी। तो 1956 के जनवरी महीने की बात है। 1956 की बात है, मतलब आज से करीब करीब 60-70 साल पहले की बात है। आई ट्रैवल्ड टू सदर्न इराक। वो कहाँ गए थे? सदर्न इराक में गए थे। वो रहने वाले कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं, कैमस्फियरना में रहते हैं। और वो गए कहाँ हैं 1956 के जनवरी में? इराक में गए हैं, सदर्न इराक में गए। By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. अब उस समय जब वो इराक में गए थे, तो उस समय उनके दिमाग में एक विचार आता है। क्रॉस्ड से यहाँ पर मतलब है अ थॉट केम इन हिज माइंड, यानी कि एक विचार उनके दिमाग में आता है। और वो विचार क्या है? वो ऐसा चाहते हैं कि ऑटर को वो पालतू प्राणी के रूप में अपने घर में पालेंगे, डॉग के बजाय। पहले ही हमने देख लिया कि उनका कुत्ता जिसका नाम जॉनी था वो मर चुका है, और अब वो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं किसी पालतू प्राणी के बिना। लेकिन अब वो सोचते हैं कि वो एक ऑटर पालेंगे। एंड दैट कैमस्फियरना रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर would be an eminently suitable spot for this experiment। अब इस बात को एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑटर को पालना ये एक एक्सपेरिमेंट ही होगा, एक प्रयोग होगा। क्योंकि आज से पहले तो किसी ने ऑटर पाला नहीं होगा शायद लंदन में या कैमस्फियरना में, क्योंकि ऑटर जो होता है वो इराक में होता है, वहाँ के बसरा में ज़्यादातर पाए जाते हैं, मार्शी एरियाज़ में। और वहाँ के जो अरब लोग हैं वो शायद उसको पालते होंगे, इसका एटमॉस्फेयर वहाँ उसको सूट करता है। लेकिन कैमस्फियरना में और लंदन में ये हो पाएगा कि नहीं, वो एक विचार मांग लेने वाली वस्तु है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है। क्यों एक्सपेरिमेंट है? क्योंकि कैमस्फियरना है रिंग्ड बाय वाटर, यानी कि जो वाटर है वो उसके बिल्कुल पास में ही है। यानी कि पानी का तालाब हो सकता है, समुद्र का किनारा हो सकता है, या नदी हो सकती है, बराबर। तो पानी तो बिल्कुल पास में ही है। अ स्टोन्स थ्रो का मतलब है शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि कैमस्फियरना से उनका जो घर है वहाँ से पानी वाला जो एरिया है वो बहुत ही नज़दीक है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इट वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट। और ये जो स्पॉट है, यानी ये जो जगह है कैमस्फियरना, वो उस ऑटर के लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। क्योंकि ऑटर को क्या चाहिए? पानी वाली गीली जगह चाहिए। और इसलिए वो मानते हैं ऐसा। एमिनेंटली का मतलब है कि वेरी सूटेबल या तो हाईली सूटेबल स्पॉट ऑटर के लिए रहेगा। When I casually mentioned this to a friend, अब एक बार जब वो अपने फ्रेंड को बताते हैं इस बारे में, किस बारे में? उन्होंने जो सोचा है उस बारे में कि भाई ऑटर को पालना है। He as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes। तो उनका फ्रेंड जो है वो भी एग्री हो जाता है उनकी बात से, और वो कहता है कि अगर आप ऑटर को पालना चाहते हैं तो पाले। और वो आपको कहाँ मिलेगा? तो टिग्रीज मार्शिस में मिलेगा। मार्शिस मतलब दलदल जैसी, जो मैंने पहले बताया आप लोगों को, वैसी एक जगह होती है। और टिग्रिस टिग्रिस एक नदी है, और इराक में वो नदी है, और वहाँ के एरिया जो है उस एरिया का नाम है टिग्रिस। तो उसके जो दलदल है वहाँ पर ये जो ऑटर्स हैं वो पाए जाते हैं, यानी उदबिलाव पाए जाते हैं। फॉर देयर देवर एज कॉमन एज मॉस्किटोस। जिस प्रकार से मॉस्किटोस पाए जाते हैं उसी प्रकार से उस एरिया में ये उदबिलाव पाए जाते हैं, ऑटर्स पाए जाते हैं, एज कॉमन एज मॉस्किटोस। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय अरब्स, और अरब उनको पालते भी हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल। अब ये दोनों, यानी उनका फ्रेंड और ये ऑथर, खुद कहाँ जा रहे हैं? बसरा जा रहे हैं। बसरा में कहाँ जा रहे हैं? तो कॉन्सुलेट जनरल। कॉन्सुलेट जनरल का मतलब है असेंबली। एक एम्बेसी होती है, जो एम्बेसी ऐसी होती है कि किसी भी देश में किसी दूसरे देश की एम्बेसी होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी उनके देश की एम्बेसी है। तो कॉन्सुलेट जनरल वो जा रहे हैं टू कलेक्ट एंड आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप। यूरोप से उनके लिए एक मेल आने वाला था, तो वो मेल लेने के लिए वो एम्बेसी जा रहे हैं, यानी राजदूतावास जिसको हिंदी में कहा जाता है।
किसी दूसरे देश का राजदूतावास किसी दूसरे देश में होता है, तो उस कॉन्सुलेट जनरल में वो अपना मेल यानी पत्र लेने के लिए जा रहे हैं और उसका आंसर भी उनको करना है। एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं, एम्बेसी जब वो पहुँचते हैं, तो वहाँ जाके उनको पता चलता है कि उनके फ्रेंड का मेल तो आ चुका है, लेकिन उनका खुद का मेल अभी तक आया नहीं है। वो वहाँ जाके उनको पता चलता है। आई केबल्ड टू इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड टेलीग्राम किया। केबल्ड से मतलब है टेलीग्राम करना, क्योंकि आज से 60-70 साल पहले मोबाइल, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो उस समय टेलीग्राम की व्यवस्था थी और टेलीफोन की व्यवस्था थी। तो उन्होंने टेलीग्राम किया, कहाँ किया? इंग्लैंड किया। एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड, और उनके टेलीग्राम करने के बाद, टेलीग्राम करना मतलब सेंट मैसेज बाय टेलीग्राफ, यानी कि टेलीग्राफ से मैसेज भेजना, तो वो हो नहीं पाया, क्योंकि 3 दिन के बाद भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। आई ट्राइड टू टेलीफोन, तो फिर उन्होंने टेलीफोन का प्रयत्न किया। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस, लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि अगर आपको इंटरनेशनल कॉल कहीं से भी करना है तो 24 घंटे पहले आपको अपनी कॉल बुक करानी पड़ती है टेलीफोन एक्सचेंज में। टेलीफोन एक्सचेंज में जब आप कॉल अपनी बुक कराते हैं तो 24 घंटे के बाद फिर वो आपको आपका कॉल दूसरे किसी भी देश में जोड़ के देते हैं और फिर आप टेलीफोन से बात कर सकते हैं। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, लेकिन पहले दिन लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी, यानी कि वो टेलीफोन चालू नहीं था। ऑन द सेकंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, और दूसरे दिन जब वो ट्राई करने गए तो उस दिन हॉलीडे था, कोई रिलीजियस हॉलीडे रहा होगा उस देश में, तो इसलिए टेलीफोन एक्सचेंज उस दिन बंद थी। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन, तीसरे दिन कोई और इश्यू आ गया था, तो प्रॉब्लम था, तो वो टेलीफोन नहीं कर पाए। माई फ्रेंड लेफ्ट, उनका फ्रेंड जो था, इतना वेट किया लेकिन फिर वो उसको जाना था तो वो चला गया। एंड आई अरेंज्ड टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और ऑथर ने अरेंजमेंट किया कि 1 वीक के भीतर भीतर वो उनको मिलेंगे। 5 days लेटर, 5 दिन के बाद, माई मेल अराइव्ड, 5 दिन के बाद उनका मेल आ जाता है, यानी कि 5 दिन लगते हैं उनका मेल आने में। उनके फ्रेंड का मेल आ गया, उसके बाद दूसरे 5 दिन लगते हैं, तब उनका मेल आ जाता है। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, अब वो उस मेल को अपने बेडरूम में लेके जाते हैं उसको पढ़ने के लिए। एंड देयर, तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं? स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 अरब्स, 2 अरब लोग वहाँ पर आए हुए हैं। स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर का मतलब है चौकड़ी मार के बैठना, पलाथी मार के बैठना, पलथी मार के बैठना। Beside them lay a sack that skimmed from time to time, और उनके बाजू में एक सैक, सैक का मतलब है एक बोरा पड़ा है, एक थैला पड़ा है, और वो थैला स्कम्ड का मतलब है ट्विस्टेड अबाउट, मतलब हिल डुल रहा है, वो हिल रहा है। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, और फिर उन्होंने उनको उनके फ्रेंड की लिखी हुई एक नोट दिया। तो नोट में क्या लिखा था? हियर इज योर ऑर्डर, मतलब ये तुम्हारा ऑर्डर है। किसमें? उस बोरे में जो 2 अरबों को लेकर के उसके फ्रेंड ने भेजा था। उनके लिए क्या भेजा था? ऑर्डर। वो जो पालना चाहते थे उस प्राणी को उस बोरे में डाल करके 2 अरबों के साथ उनके फ्रेंड ने उनको भिजवा दिया था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इस लेसन का। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगन अ फेज ऑफ माई लाइफ, अब जैसे ही उन्होंने उस बोरे को खोला तो उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया, उनके जीवन का एक नया पार्ट शुरू हो गया। दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, जो आज तक वो अध्याय खत्म हुआ नहीं है। एंड में फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, और शायद वो जानते हैं कि मैं जब तक खत्म नहीं हो जाऊंगा या मर नहीं हो जाऊंगा या देवलोक नहीं चला जाऊंगा, तब तक मेरे जीवन का ये अध्याय खत्म होने वाला नहीं है। इट इज इन इफेक्ट अ थ्रेलडम टू ऑटर्स, और ये ऑटर्स के ऑटर्स के वश में आ जाना, दैट मीन्स ऑटर्स के साथ, क्योंकि ऑटर जो होते हैं वो एक ऐसे प्राणी है जो ऑथर के लिए अनजान है पहले से। दूसरी बात कि
डॉग्स जैसी चीज़ जब हम पालते हैं, डॉग जैसे प्राणी हम पालते हैं, तो हम उनके साथ बहुत जल्द घुल मिल जाते हैं। और किसी ऐसा जंगली पशु को हमें पालना हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर थ्रेल्डम का मतलब है कि ओल्ड फैशन्ड है यहाँ पर, बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, दैट इज कॉल्ड थ्रेल्डम हियर। एंड ऑटर फिक्सेशन, ऑटर फिक्सेशन का मतलब है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद द वाटर्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मतलब किसी भी पशु के साथ जब आप फिक्स होते हैं, दैट मीन्स यू आर बॉन्डिंग योर सेल्फ विथ इट, with your feelings, that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one। और शायद जिन लोगों ने इसको पाला होगा, मतलब उन लोगों के जो अनुभव है वो किस प्रकार से रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर होती हैं। द क्रीचर that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon। मतलब जो क्रीचर उस बोरे से बाहर आया पहली बार जब वो मतलब बोरे से उसको बाहर निकालते हैं, तो कंसुलेट बेडरूम जो है उनका, उस एम्बेसी का जो ये बेडरूम है जहाँ पर ये ठहरे हुए हैं, तो उसके फ्लोर पर जब आता है वो काफ़ी स्पेशियस है और टाइल्ड है, यानी टाइल्स लगी हुई हैं। तो रिजेंबल करता है यानी मिलजुलता है कि किस तरीके के प्राणी के साथ ये मिलजुलता है। मेडिवियली कंसीव्ड ड्रैगन, मेडिवियली कंसीव्ड ड्रैगन का मतलब है कि मेडिवियल एज में एक इमेजिनेशन होती है मिडल एजेस के लोगों की, इस प्रकार का प्राणी होगा जैसे ड्रैगन। तो ये एक छोटा सा ड्रैगन की तरह दिख रहा है। अब ड्रैगन तो शायद ही किसी ने देखा हो, मतलब देखा ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा प्राणी है कि नहीं है किसी को पता ही नहीं है, ये तो काल्पनिक पशु है ड्रैगन। तो छोटे से ड्रैगन जैसा ये मतलब दिखता है, जिस प्रकार से मिडल एज के लोग सोचते थे, इमेजिन करते थे ड्रैगन को, उसी प्रकार का ये ऑटर दिख रहा था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि उसके सिर से लेकर के, फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, उसकी पूंछ के छोर तक, यानी सिर की चोटी से लेकर के उसकी पूंछ की छोर तक, वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर। वो पूरा कोट हो चुका है किससे? मड से, यानी कीचड़ से। आर्मर माने बख्तर, बख्तर माने आर्मर, यानी कि जो योद्धा जो युद्ध में जाते हैं और लोहे का जो बख्तर पहन करके जाते हैं, जिसे हम आर्मर कहते हैं, जिससे दुश्मनों के वार से हमारी रक्षा होती है, उन योद्धाओं की रक्षा होती है। तो मतलब उस आर्मर की तरह ये जो सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स का मतलब है कि वो गोल गोल पूरे उनके शरीर के ऊपर उसकी जो बाल होते हैं, उन बालों के साथ वो मिट्टी चिपक जाती है और छोटे छोटे पॉइंटेड स्केल्स बन जाते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से वो मतलब दिखता था। Between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। और मोल भी एक इस प्रजाति का प्राणी है जो चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। तो उसी कलर के, उस प्रकार के कलर के उसकी जो फर है, जो बाल है, वो उनको उन टिप्स के भीतर से दिख रहे हैं। He shook himself, उसने अपने आप को हिलाया, मतलब किसने? ऑटर ने। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट। और ऑथर को ऐसा था कि ये जब अपने आप को हिलाएगा, थोड़ा हिल डुलेगा, तो ये जो डस्ट है वो गिर जाएगी, ये जो मिट्टी है, जो कीचड़ है, वो उसके शरीर से गिर जाएगा। बट लेकिन क्या हुआ? इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज्ड टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स। लेकिन 1 महीने तक जब ये प्रयत्न करते रहे, तब 1 महीने के बाद जाकर के ये पूरी मिट्टी उसके शरीर से निकलती है। मतलब उन्होंने जैसा सोचा था कि ये मिट्टी तुरंत निकल जाएगी, ऐसा हुआ नहीं। उसको साफ करते करते उनको 1 महीना हो गया, और फिर उसके बाद वो उसकी ओरिजिनल स्वरूप में दर्शन कर पाए कि ये असली वाटर ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी थी, मड था, इसीलिए उसको वो
पूरी तरह से उसकी जो बॉडी है वो दिख नहीं पा रही थी। तो वो किस कलर का है, किस प्रकार का है, वो दिखाई दिया था उनको। मिजबिल एज आई कॉल्ड द वाटर। अब वाटर को उन्होंने क्या नाम दिया था? मिजबिल वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। मतलब ये उस प्रजाति का वाटर यानी उदबिलाव था कि जिसको साइंस ने पहले ढूंढ पाया नहीं था, मतलब साइंस को पता नहीं था इसके बारे में। एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टिन्ड बाय जूलॉजिस्ट्स लुट्रोगेल पर्स्पिशिलेटा मैक्सवेली। मतलब ये एक जूलॉजिस्ट है जिनका नाम है लुट्रोगेल पर्स्पिशिलेटा मैक्सवेली। उन्होंने क्रिस्टिन्ड मतलब नाम रखना, किसी भी व्यक्ति का नामकरण करना, किसी भी चीज का भी नामकरण करना, तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टिन्ड। यानी क्रिश्चियनों में जब नाम रखते हैं तो उसको क्रिस्टिन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर मैक्सवेल नाम के जो जूलॉजिस्ट है उन्होंने इसका नाम दिया था और इसीलिए इसको मैक्सवेल्स वाटर कहा जाता है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। पहले 24 घंटे तक तो जो मिजबिल था वो उनके साथ कोई अट्रैक्शन में या उनके साथ किसी फीलिंग से बंधा नहीं था, और इसीलिए वो फ्रेंडली भी नहीं था और ना ही वो हॉस्टाइल था। हॉस्टाइल से यहाँ पर मतलब है अनफ्रेंडली, ना तो वो अनफ्रेंडली था ना ही फ्रेंडली था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। वो कैसा था? तो सिंपली अलूफ, अलूफ का मतलब है यहाँ पर अलोन यानी अकेलेपन जैसे वो महसूस कर रहा हो। इनडिफरेंट, अलूफ एंड इनडिफरेंट, इस फ्रेज को अगर साथ में हम रखें तो कीपिंग अ डिस्टेंस यानी कि वो उनसे डिस्टेंस बनाए रखा था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल। और वो हमेशा पसंद करता था, मतलब पहले 24 घंटे तक तो उनका जो बेड था वहाँ से काफ़ी दूर दूर तक वो सोता रहता था। फ्लोर के ऊपर जितना हो सके उतना उनके बेड से वो दूर सोया करता था। द सेकंड नाइट मिजबिल केम ऑन टू माई बेड। लेकिन दूसरी रात मिजबिल उनके बेड पर आ गया। इन द स्मॉल अवर्स, स्मॉल अवर्स का मतलब है कि अर्ली अवर्स ऑफ द मॉर्निंग या नाइट के जो मॉर्निंग्स होते हैं उनको हम कहेंगे स्मॉल अवर्स। एंड रिमेन्ड एस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज। और फिर वो सो गया। कहाँ पर सो गया? तो घुटनों के पीछे का जो हिस्सा होता है, जब हम घुटने सोते हुए मोड़ते हैं और पीछे जो जगह बनती है उसे हम कहेंगे क्रूक यानी बैक ऑफ द नीज। वहां पर वो क्या हो गया? सो गया। अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग। जब तक सुबह मॉर्निंग में नौकर चाय लेकर के आया तब तक वो वहां पर सोया रहा था। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगन टू लूज हिज एपैथी एंड टेक अ कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। और फिर दूसरे दिन मतलब तीसरे दिन, दूसरी नाइट तो हो गई, अब तीसरे दिन वो धीरे धीरे उसके सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेने लगा है और एपैथी धीरे धीरे वो उसकी जाने लगी है। एपैथी से मतलब है एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रस का अभाव होना। तो वो पहले था पहले 24 घंटे, लेकिन धीरे धीरे अब वो वाटर क्या हो रहा है? मिजबिल मिलजुलने लगा है। ठीक है, तो मिजबिल द वाटर यहाँ पर धीरे धीरे उसके सराउंडिंग में कीन इंटरेस्ट लेने लगा है यानी बहुत ही तीव्र इंटरेस्ट लेने लगा है। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम। अब उन्होंने उसके लिए क्या बनाया? तो एक बॉडी बेल्ट बनाया। एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम। और फिर उसको डोरी से खींच करके या तो उसको डोरी से हाँकते हुए लेके गए। कहाँ पर? बाथरूम तक लेके गए। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर। अब ये तो पहले से ही हमें पता है कि पानी के वाले एरिया में रहने वाले हैं ये उदबिलाव, ये ऑटर्स, बराबर। तो पहले से ही जब वो पानी में रहने वाले हैं इसका मतलब है कि उनको पानी बहुत ही पसंद है। अब जब ऑथर उनको बाथरूम में लेके जाते हैं तो पानी देख करके तो ये पागल ही हो गया, बहुत खुश हो गया और आधा घंटा उसने पानी के साथ बिताया। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, उसमें वो रोल हो रहा है, उछल कूद कर रहा है। शूटिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हो रहा है। एंड लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर,
मतलब बाथटब की जो लेंथ है उस लेंथ के बराबर वो उछलता है, कूदता है, रोल अपने आप को रोल कर रहा है। पानी में उसको बहुत मज़ा आ गया। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर हिप्पो, और हिप्पो जिस प्रकार से पानी में एंजॉय करता है, एंजॉइंग स्कैटरिंग द वाटर ऑल अबाउट, जिस प्रकार से उसी प्रकार से ये भी करने लगा, पूरा पानी इधर उधर बिखेरने लगा और पानी में उछल कूद करने लगा। इन शॉर्ट, दिस आई वॉज टू लर्न। अब यही तो ऑथर को पता करना था, सीखना था कि भाई उसको क्या क्या पसंद है और क्या क्या पसंद नहीं है। तो यहाँ ऑथर को पहली बात सीखने मिली, देखने को मिली कि ऑटर को माने इस उदबिलाव को पानी बहुत पसंद है। इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर्स, यानी कि ये ऑटर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। मतलब एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, सो टू स्पीक से यहाँ पर मतलब है एज इट वर, मतलब जैसे यहाँ पर था। वन कुड से दिस, यानी कोई भी कह सकता है कि पानी को इधर उधर बिखेरना, पानी में छबछबियाँ लगाना, यही काम था उसका। अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, और जो बाउल था वो उसको क्या कर देना, तो उसको भी ओवरटर्न कर देना। और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, अगर वो ओवरटर्न नहीं होता है, बी सेट इन, उसमें बैठ जाना। एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज, और उसमें छबछबियाँ लगाते रहना, उछल कूद करते रहना जब तक पूरा पानी उस बाउल से बाहर न आ जाए, ओवरफ्लो न हो जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, यानी पानी हिलता डुलता रहना चाहिए, ये ऑटर्स का स्वभाव है। मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक, इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, और जब वो स्टैटिक यानी पानी जब स्थिर होता है तो ये ऑटर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनको सिर्फ क्या अच्छा लगता है, पानी में उछल कूद करना और छबछबियाँ मारना और सारा पानी डोल देना, उसको डुल देना पानी। तो वो प्रोवोकिंग हो जाता है अगर वो स्टेडी रहता है, पानी स्थिर रहता है। तो प्रोवोकिंग से यहाँ पर मतलब है कॉजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन, यानी कि मतलब जब पानी स्थिर होता है तो वाटर स्थिर नहीं बैठ सकता है, वाटर उसमें जाएगा, कूदेगा, और जब तक पानी को डुल नहीं देगा और पूरा पानी तितर बितर नहीं कर देगा, तब तक वाटर को शांति नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप वाटर देख सकते हैं, देखो पिक्चर में किस प्रकार से ये वाटर है, पानी के उसके इर्द गिर्द पानी है, उसके मुंह में एक मछली है, वो खा रहा है, आनंद से बैठा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, मिजबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट। 2 दिन के बाद उन्होंने देखा, जैसे ही वो रूम में जाते हैं तो मिजबिल रूम में नहीं है, निकल गया है। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बैंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम, यानी उन्होंने देखा कहाँ जाते हुए, तो कॉरिडोर से बाथरूम में जाते हुए देखा। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, जैसे ही वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो बाथटब के ऊपर चढ़ गया था। और एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स, फम्बलिंग का मतलब है यहाँ पर ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ क्लमजी मैनर, यानी पागलपन की मैनर में कुछ इधर उधर करना। यानी वहाँ पर एक टैप है, यानी नल है पानी का, क्रोमियम यानी एक प्रकार की मेटल है, जो नल जो होते हैं वो क्रोमियम से बनते हैं। तो उस टैप्स को वो क्या कर रहा है, विथ हिज पॉज, यानी अपने जो पॉज है उनसे उसको इधर उधर हिला रहा है। इसका मतलब है उसे वो खोलने की कोशिश कर रहा है ताकि उसमें से पानी आ जाए बाहर। आई वॉच्ड, ऑथर देखते रहे, अमेज्ड, काफ़ी अमेज हो गए वो। इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न्ड द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर, और 1 मिनट के भीतर भीतर उसने इधर उधर मारता रहा अपने पॉज से, और जो टैप है वो खुल गई थोड़ी सी और थोड़ा सा पानी उसमें से निकलने लगा। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव्ड द फुल फ्लो, और 1-2 पल में तो वो पूरा टैप खुल गया और सारा पानी टैप में से फुल फ्लो में आने लगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, लेकिन वो लकी था कि उसने जो टैप है उसको सही दिशा में खोल दिया था। ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसको वो अ, विरुद्ध दिशा में घुमा देता था, तो वो और भी टाइट हो जाता था, तो पानी बिल्कुल बाहर नहीं आता था। चिटरिंग विथ इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट, और फिर जब ऐसा होता था तो वो चिटरिंग करने लगता था। चिटरिंग एक साउंड होता है जो इस प्रकार के प्राणी अपने मुंह से निकालते हैं।
तो वो चीटरिंग कर रहा था, लेकिन कैसे चीटरिंग कर रहा था? विथ इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी निराशा और इरिटेशन से वो इस प्रकार की आवाज़ निकालता था, एट द टैप्स फेलर टू कोऑपरेट, जब टैप खुलती नहीं थी तब। वेरी सुन मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। अब धीरे धीरे वो उनके साथ उतना गुल मिल जाने लगा, मिज बिल गुल मिलने लगा, कि अब उनको लीड की जरूरत नहीं थी। अब जब वो उसका नाम पुकारते थे मिजबिल, तो मिजबिल हाजिर हो जाता था। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball. वो क्या करता था? तो अपने चारों पैरों से वो जो बॉल, रबर बॉल उसको जो दिया गया है, उस बॉल से वो खेलता था चारों पैरों से, एक सॉकर प्लेयर की तरह, और उसको ड्रिबल करना यानी उसको आगे आगे ढो करके ले जाना पूरे रूम में। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और उसको फेंकता था विथ अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, और अपनी नेक से उसको एक हाई मोमेंट से, एक लाइट मोमेंट से वो क्या करता था? तो उसको आगे की ओर धकेल देता था या फेंक देता था। टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, और एक ऐसी डिस्टेंस तक और ऐसी हाइट तक वो फेंकता था कि देखने वाले को सरप्राइज़ लगे कि एक इतना छोटा सा प्राणी भी ऐसे इस प्रकार के बॉल को ऐसे खेल सकता है। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज़ व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज। लेकिन उसका रियल खेल तो तब शुरू होता था जब वो फ्लोर के ऊपर चत्ता सो जाता था अपने बैक के बल, और जो बॉल है उसको जगल करना, एक जगलर की तरह घुमाना, जैसे हाथ से हम बॉल्स को घुमाते रहते हैं तो वैसे उसको घुमाना, विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज, अपने पॉज के बीच में। मार्बल्स वर मिज फेवरेट टॉयज़ फॉर दिस पास टाइम, और उसके ये पास टाइम के लिए जो मार्बल्स होते हैं यानी छोटी छोटी जो कंचे होते हैं, वो उसका एक फेवरेट खिलौना था। He would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor। और वो जब बैक के बल सो जाता था तो उस समय उन मार्बल्स को एक या दो को वो अपनी बैली के ऊपर वो मतलब घुमाता था, और एक को भी वो नीचे नहीं गिरने देता था। इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा। अब क्या होते हैं? तो धीरे धीरे बसरा में उनके जो डेज़ हैं ऑथर के, वो ऑटर के साथ काफ़ी शांतिपूर्वक पास हो जाते हैं। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड। लेकिन ऑथर जो है वो काफ़ी चिंतित है। ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट का मतलब है वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में घटने वाली घटना से वो चिंतित है। कैसी घटना? क्योंकि अब यहाँ पर बसरा है, अब उस मिज को कहाँ लेके जाना है? इंग्लैंड लेके जाना है। तो अब किस प्रकार से उसको ट्रांसपोर्ट करके वो लेके जाएंगे, उस बात से वो चिंतित थे। एंड टू कैमस्फियरना, और इंग्लैंड लेके जाएंगे, फिर कैमस्फियरना लेके जाएंगे। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। ब्रिटिश एयरलाइन जो थी, जो लंदन जाती थी, वो एनिमल्स को नहीं लेके जाती थी। सो आई बुकड अ फ़्लाइट टू पेरिस। सो इसलिए उन्होंने सबसे पहले पेरिस तक की फ़्लाइट बुक की ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर वहाँ से वो लंदन जाएंगे। पहले पेरिस जाएंगे एक प्लेन से, फिर दूसरे प्लेन से वहाँ से वो लंदन जाएंगे। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेज स्क्वायर। यानी कि जिस एयरलाइन ने उनको मिजबिल को ले जाने की परमिशन दी थी, उस एयरलाइन को ऐसा उनको कहा था कि आपको अगर इसको लेके जाना है तो 18 इंच स्क्वायर का 18 स्क्वायर इंच का एक बॉक्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें इसको आपको रखना होगा, यानी करीब 1.5 स्क्वायर फुट का बॉक्स होना चाहिए। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और वो कहाँ रखेंगे? तो फ्लोर पर रखेंगे, जहाँ पर वो बैठेंगे वहाँ पर उनके पैरों में रखेंगे।
आई हैड अ बॉक्स मेड, उन्होंने बॉक्स बनवा लिया। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड आई पुट मीज इन टू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम एक्स्टम्ड टू इट। और जब एक घंटे पहले जब उनको जाना था तो उसके पे 1 घंटे पहले ही उन्होंने उसको बॉक्स में रख दिया ताकि जो ऑटर है, मिजबिल है, वो उस बॉक्स का आदी हो जाए। एक्स्टम्ड होना यानी किसी भी हैबिट को पालना या तो आदी हो जाना, तो उसका आदी हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, और फिर वो खाना खाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। When I returned, there was an appalling spectacle। लेकिन जब वो खाना खा के वापस आते हैं तो appalling spectacle का मतलब है a shocking scene। तो वहाँ पर एक बहुत ही शॉक देने वाला सीन था। There was complete silence from the box। बॉक्स में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कंप्लीट साइलेंस था। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लीड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। लेकिन उसके जो एयर होल्स थे, जहाँ हवा जाने की जगह थी वहाँ से, और जो लीड थी, उसका जो ढक्कन था, उसकी जो उसके और डिब्बे के बीच में जो जगह थी, वहाँ से कुछ ब्लड बाहर आया हुआ था और सूख गया था। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लीड। तो तुरंत ही उन्होंने क्या किया, विप्ड का मतलब है क्विकली टुक ऑफ, यानी तुरंत ही उन्होंने जो लॉक था उसको निकाल लिया और लीड जो था उसको खींच लिया। एंड मीज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड, और जो मीज था वो काफ़ी एग्जॉस्टेड था, काफ़ी थका हुआ था और ब्लड से लथपथ था। विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग, और वो बाहर आया और उनके पैरों पर वो मतलब उसको रखा गया। काफ़ी विम्पर्ड यानी काफ़ी आहें भर रहा था, वो साई कर रहा था। और ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, और जो बॉक्स की जो लाइनिंग थी उसको उसने श्रेड्स मतलब छोटे छोटे पीसीस में फाड़ के रखा था। व्हेन आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, और फिर उन्होंने मतलब धीरे धीरे करके सारे लाइंस जो है वो निकाल लिए ताकि जब वापस उसको उस बॉक्स में रखा जाए तो उसको वो लाइंस जो है वो लगे नहीं। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अनटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट। अब 10 मिनट बाकी था। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंस, और एयरपोर्ट जो था वो कितने डिस्टेंस पर था, तो 5 माइल दूर था। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इनटू द बॉक्स, वो काफ़ी दुखी हो चुका हुआ मिजबिल जो था, ऑटर था, उसको वापस उन्होंने उस बॉक्स में रखा क्योंकि उनको बहुत जल्दी जाना था, उनको फ़्लाइट पकड़नी थी। होल्डिंग डाउन द लीड विथ माई हेड, और फिर उन्होंने जो लीड है वो उनके हाथों में पकड़ा और उसको लेकर के वो चले। कहाँ जाना था उनको? एयरपोर्ट जाना था। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक रिकॉचेटिंग बुलेट। मतलब जब वो उस कार में बैठे पिछले हिस्से में, और उसके उनके बाजू में उन्होंने वो बॉक्स भी रखा जिसमें वो मिजबिल द ऑटर रखा हुआ था, और जो ड्राइवर था वो बहुत ही तेज़ी से, रिकॉचेटिंग बुलेट का मतलब है अ बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग द सरफेस, यानी ऐसी बुलेट होती है जो एक सरफेस को जब स्पर्श करती है तो फिर डायरेक्शन चेंज कर लेती है, फिर दूसरे सरफेस को स्पर्श करती है तो डायरेक्शन फिर से चेंज कर लेती है। उसी प्रकार से जो कार ड्राइवर था वो बसरा में गाड़ी चला रहा था, मतलब रास्ते होंगे टेढ़े मेढ़े तो इस हिसाब से वो चला रहा होगा। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, और एयरक्राफ्ट था वो वेट कर रहा था टेक ऑफ के लिए। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स, और वो वहाँ दौड़ करके गए, लेकिन जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे वहाँ पर, वो काफ़ी इन्फ्यूरिएटेड मतलब वेरी एंग्री, काफ़ी गुस्से में थे वो लोग क्योंकि ये लेट आए थे और फ्लाइट लेट हो रही थी। लकीली द सीट बुकड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, और सद्भाग्य से उन्होंने जो सीट बुक की थी वो बिल्कुल ही पहली फ्रंट लाइन में ही थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर, उन्होंने जो फ्लोर था जहां उनको बैठना था उसको न्यूज़पेपर से वो पूरा फ्लोर कवर कर लिया। रैंग फॉर द एयर होस्टेस को बुलाया एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश फॉर मीज टू कीप इन अ कूल प्लेस, और फिर उस एयर होस्टेस को उन्होंने वो एक पार्सल दिया जिसमें फ़िश थी, फ्रेश ताज़ा फ़िश थी, जो उस मिजबिल का खाना था उसको फ्रीज में रखने के लिए उन्होंने दिया।
आई टूक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर। फिर उन्होंने उस एयर होस्टेस को अपने जो घटना उनके साथ घटी थी पिछले कुछ आधे घंटे में, उसके बारे में उसको आगाह किया, बताया। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। और एयर होस्टेस के लिए उनके मन में काफ़ी बड़ा एक सम्मान उपजा। यहाँ पर टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस का मतलब है शेयर्ड विथ हर माई एक्सपीरियंसिस और सीक्रेट्स। जो पहले फ्रेज़ हमने देखा उसका मीनिंग आप जान लेंगे। पहले भी मैंने बता दिया कि उन्होंने अपनी जो घटना घटी थी वो बताई। और यहाँ पर प्रोफाउंड एडमिरेशन का मतलब है कि उन्होंने काफ़ी डीपली, वेरी डीपली, प्रोफाउंड का मतलब है वेरी डीपली, एडमिरेशन का मतलब है तारीफ़ करना, उसकी प्रशंसा की। शी वॉज़ द वेरी क्वीन फॉर हर काइंड, मतलब वो अपनी उनकी जो एयर होस्टेसेस होते हैं उसमें काफ़ी अच्छी थी, वो ऐसा कहना चाहते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी कोऑपरेट किया था उनको। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रीफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी। और उसने उनको सजेस्ट किया कि आप अपने मिजबिल को यानी अपने ऑटर को अपने नीज़ के ऊपर रख सकते हो। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। और वो काफ़ी उस एयर होस्टेस के प्रति ग्रेटिट्यूड उनके मन में उत्पन्न हुआ था, काफ़ी सद्भाव उत्पन्न हुआ था। इसलिए वो चाहते थे कि शायद वो उसके हाथ को किस कर पाते, मतलब ऐसा करके वो अपनी सद्भावना है उसके प्रति प्रकट कर पाते कि वो कितने आभारी है उसके, मतलब आभार प्रकट करना चाहते थे। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड। लेकिन वाटर्स को वो अभी उतना ज़्यादा वो नहीं जानते थे कि वाटर्स कैसे होते हैं, इसीलिए उनको पता नहीं था कि अब भविष्य में मतलब कुछ ही देर में क्या घटना घटने वाली है, और जो घटना घटने वाली थी उसके लिए वो बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। अब क्या घटना घटने वाली है वो इस पिक्चर के ऊपर से आप देख सकते हैं। ये जो पिक्चर है उसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। तो अब प्लेन में क्या होगा वो हम देखते हैं। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। मिज जो था वो बॉक्स से बाहर निकल गया वेरी क्विकली। फ्लैश का मतलब है यहाँ पर इन अ फ्लैश, मतलब वेरी क्विक, मतलब कुछ ही सेकंड्स में वो बाहर निकल गया। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। और एयरक्राफ्ट के नीचे के हिस्से में वो कहाँ डिसअपियर हो गया वो पता नहीं चला। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रेक्स, मतलब पूरे प्लेन के अंदर अफरा तफरी मच गई और चिल्लाहट आने लगी। एंड वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट। एक औरत जो है वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रही है, अ रैट रैट, चूहा चूहा। क्योंकि दूसरे लोगों को तो ये शायद पता नहीं है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि ये ऑटर है, तो ये क्या प्राणी है, इससे भी काफ़ी लोग घबरा गए। आई कॉट साइट ऑफ मिज टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन। उन्होंने देखा कि उसका जो पूँछ है उस मिजबिल की यानी ऑटर की, वो एक व्यक्ति बैठे हुए थे वहाँ पर, पोर्टली वाइट का मतलब है वेरी स्टाउट यानी मजबूत बांधा जिसका होता है, वेरी फैट एक आदमी बैठे हुए थे जिसके सर पर टर्बन यानी पगड़ी बंधी हुई थी। वो तो इंडियन थे, वो पंजाबी होंगे, वो हम उससे गेस कर सकते हैं, चित्र में भी बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके पैरों के बीच जाते हुए उसकी पूँछ डिसअपियर होते हुए उन्होंने देखा। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन अ करी परहैप्स, मतलब उसके लिए वो उन्होंने जंप लगाया कि उसको पकड़ ले, लेकिन वो मिस कर गए। और कोई खाना खा रहा होगा, उसके उनके लैप में करी होगी, तो करी में उनका फेस चला गया और उनका जो फेस है वो पूरा करी करी हो गया, मीन्स कड़ी कड़ी हो गया। परहैप्स said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you। और जो एयर होस्टेस थी उसको पता चल गया कि इनसे ये नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने एक बहुत ही चार्मिंग स्माइल दिया और उसने कहा कि एक काम करिए, आप अपनी सीट पर वापस बैठ जाइए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, मैं आपको एनिमल ढूंढ करके आपके वाटर को ला के दूँगी। आई रिटर्न टू माई सीट, वो अपनी सीट पर वापस बैठ गए। आई वॉज craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome। मतलब वो अपनी सीट पर बैठे बैठे, क्रैनिंग माई नेक का मतलब है अपना सिर जो है वो बार बार उठा करके देख रहे थे, यानी हम बैठे बैठे किसी भी चीज़ को आगे से हमें देखना हो और आगे कुछ लोग बैठे हैं तो हम हमारी जो गर्दन है उसको स्ट्रेच करते हैं ऐसे,
और स्ट्रेच करके फिर वो देखने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ है, बराबर। तो ऐसा उन्होंने किया। तो वो ये कर रहे थे, उतने में ही अचानक क्या हुआ, उन्होंने एक आवाज़ सुनी और उनके पैरों के पास डिस्ट्रेस्ड चीटर यानी ये जो मतलब एक आवाज़ उनको सुनाई दी चिटरिंग की, ऑफ रिकग्निशन। उनको जिस चिटरिंग को वो जानते थे, और वो किसकी चिटरिंग थी, वो ऑटर की यानी मिजबिल की चिटरिंग थी। एंड वेलकम एंड मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगन टू नज़ल माई फेस एंड माई नेक। और जो मिज था वो उनके पैरों से मतलब सीधा ही कहाँ आ गया, तो उनके नी के ऊपर आ गया और वो उनके फेस को नज़ल करने लगा। रब विथ नोज़, उसे हम कहेंगे नज़ल, यानी कोई भी प्राणी जो होता है, कुत्ता भी जो होता है, वो अपने नोज़ से हमें कभी कभी रब कर लेता है हमारे फेस पर और नेक पर, तो उसे हम कहेंगे नज़लिंग। तो ऐसा ही ये यहाँ पर कर रहा है। कौन? ऑटर ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो अब पूरे प्लेन की सैर करके लोगों में अफरा तफरी मचा करके वापस आ गए और उनके पैरों पर आकर के बैठ गया, उनके नीज़ के ऊपर, और उनको नज़ल करने लगा। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंडन फॉर नियरली अ मंथ। मतलब लंदन में वो लंदन पहुंच गए हैं और वहाँ पर वो 1 महीने तक रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विथ अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज़। वो काफ़ी घंटों तक मतलब कुछ सिलेक्टेड टॉयज़, खिलौने थे जिसके साथ वो खेलता रहता था। उन खिलौनों में क्या क्या चीज़ें थी? पिंग पोंग बॉल्स थे, मार्बल्स थे, रबर फ्रूट्स थे, एंड अ टेरापिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हीज़ नेटिव मार्शिस। मतलब टेरापिन शेल से यहाँ पर मतलब है द शेल ऑफ अ स्मॉल टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। एक छोटा सा जो टर्टल होता है छोटा, और उसका जो शेल यानी ऊपर का जो कवरिंग होता है, कवच होता है, उसे हम शेल कहेंगे। तो वो वहाँ से उसके नेटिव मार्शिस यानी जहाँ का ये ऑटर है, वहाँ से वो एक ऐसा शेल भी लेके आए हैं जिसके साथ वो सारा दिन खेलता रहता है। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ऑन विच कुड कीप हिम एंग्रोस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम। मतलब पिंग पोंग बॉल जो है उससे उसने एक गेम इन्वेंट कर ली है, खोज निकाली है एक गेम, कि जिस गेम से वो आधे घंटे तक उसके साथ वो खेलता रहता है। एंग्रोस्ड का मतलब है कम्प्लीटली इंटरेस्टेड इन, यानी कि उसमें मस्त हो जाना उस गेम को खेलने में। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड। जो इराक से वो सूटकेस लाए थे वो डैमेज हो गई थी ऑन द जर्नी होम। सो दैट द लीड when closed remained at a slope from one end to other। और उसकी जो लीड थी उस सूटकेस की, वो लीड डैमेज हो जाने के कारण जब उसको वो बंद करते थे तो वो थोड़ी स्लोप ही रहती थी, थोड़ी टेढ़ी रहती थी, इसलिए उस सूटकेस के ऊपर एक छोटा सा स्लोप बन जाता था, यानी एक ढलान जैसी बन जाती थी। बहुत ही डीपली यहाँ पर ऑथर जो है वो इसको मतलब माइन्यूटली डिस्क्राइब कर रहे हैं। मिज डिस्कवर्ड दैट इफ़ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड। अब मिज यानी ऑटर ने, मिजबिल ने ऐसा डिस्कवर कर लिया है कि जब वो उस बॉल को, पिंग पोंग बॉल को क्या करता है, तो उस सूटकेस का जो हाई एंड है, हाई एंड मतलब वो स्लोपी है इसलिए एक लो एंड होगा, दूसरा हाई एंड होगा। तो हाई एंड है उसके ऊपर जब उसको बॉल को रखता है, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। तो वो क्या हो जाता है, तो वहाँ से रन करता हुआ, यानी वहाँ से वो गिरता हुआ जहाँ लो पार्ट है वहाँ तक वो आता है। ही वुड डैश अराउंड द अदर एंड टू एम्बिश इट्स अराइवल। और फिर वो क्या करता है, डैश अराउंड का मतलब है वो वहाँ से दौड़ करके दूसरे छोर पर आ जाता है। पहले उस छोर पर यानी सूटकेस के उस किनारे पर बॉल को रखता है और रखने के बाद तुरंत ही वो दौड़ करके इस किनारे पर आ जाता है जहाँ पर स्लोप है, और फिर हाइड फ्रॉम इट, और फिर वहाँ वो छिप जाता है, बराबर। क्राउचिंग मतलब हाइड हो जाना या छुप जाना। टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज। और फिर अचानक ही वो ऊपर उठ जाता है और फिर जैसे ही वो उस छोर पर पहुंच जाता है वो बॉल, तो उसे वो पकड़ लेता है, जैसे उसके साथ वो लुका छुपी का खेल खेल रहा हो। मतलब यहाँ पर ये जो घटना है वो कुछ ही सेकंड्स में घट जाती है। उसका बॉल का रखना, बॉल वहाँ से सूटकेस क्योंकि बहुत लंबा, ज़्यादा लंबा चौड़ा तो होता नहीं है, ज़्यादा छोटा सा होता है 2-3 फीट का, तो एक बाजू जब वो रखता है
फिर बॉल रगड़ करके वहाँ से जब दूसरे छोर पर आए तब तक वो वहाँ से दौड़ करके इस छोर पर आके छिप जाता है और बॉल के आते आते वो ऊपर उठ करके फिर उसको पकड़ लेता है, जैसे किसी लिविंग बीइंग के साथ लुका छुपी का खेल खेला जा रहा हो। ग्रैब इट, पकड़ लेना, एंड ट्रॉट ऑफ विथ इट टू द हाई एंड वंस मोर, और फिर वापस टू रन एट अ लो स्पीड, यानी धीरे धीरे वो दौड़ करके वापस हाई एंड पर चला जाता है और वहाँ वापस रख देता है और फिर वापस वो रगड़ता हुआ इस तरफ आ जाता है वो बॉल और फिर उसको वो पकड़ लेता है। तो इस प्रकार की गेम जो है ऑटर यानी मिजबिल वो उन बॉल्स के साथ खेलता है। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड। अब कभी कभी वो घर के बाहर भी उसको ले जाते हैं ऑन अ लीड, यानी डोरी से बांध करके उसको, क्योंकि घर में तो डोरी से नहीं बांधेंगे तो चलेगा, लेकिन बाहर ले जाते हैं स्ट्रीट में तो वो कहीं इधर उधर न चल जाए, ट्रैफिक भी होता है तो मतलब खतरा रहता है, तो इसलिए उसको लेके जाते हैं। प्रिसाइजली एज इफ़ ही हैड बीन अ डॉग, और उसी तरीके से प्रिसाइजली मतलब फर्मली या तो चौकस रूप से जैसे कि वो डॉग है वैसे ही उसको लेके जाते हैं। मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट्स। अब क्योंकि ये हर रोज़ लेके जाते हैं तो मिज बिल जो है उसने कुछ ऐसी कंपल्सिव हैबिट्स का मतलब है कुछ हैबिट्स को पाल लेना, कुछ ऐसी हैबिट्स है जिनको उसने क्या किया है, पाल लिया है। यहाँ पर ऐसी कंपल्सिव हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, मतलब कुछ हैबिट्स ऐसी होती है कि जिनसे बाहर निकल आना मतलब कंट्रोल में नहीं होता है। तो ऐसी हैबिट्स जैसे कुछ लोगों की चाय पीने की आदत होती है, कुछ लोगों की सिगरेट पीने की आदत होती है, तो ऐसी हैबिट्स से वो बाहर नहीं निकल आते, वो ऐसी हैबिट्स मतलब पाल लेते हैं कायम जीवन भर। तो ये एक ऐसी हैबिट मिज ने भी यहाँ पाल ली थी। कैसी हैबिट? कुछ ऐसी हैबिट्स वो आगे बताएंगे जब वो लंदन स्ट्रीट में जब वो वॉकिंग के लिए जाते हैं। कैसी कैसी हैबिट्स तो देखते हैं यहाँ पर। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block। अब किस प्रकार से, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं वो स्कूल चिल्ड्रन का, कि स्कूल चिल्ड्रन जब स्कूल जाते हैं और स्कूल से जब आते हैं तो रास्ते में चलते हुए फुटपाथ पर जब चलते हैं तो फुटपाथ के जो ब्लॉक्स होते हैं स्क्वायर ब्लॉक्स, तो उन ब्लॉक्स के ऊपर जब चलते हैं तो एक स्क्वायर के ऊपर पग रखते हैं, पैर रखते हैं, फिर 2-3 स्क्वायर छोड़ देते हैं, फिर पैर रखते हैं, ऐसे खेलते खेलते आते जाते रहते हैं। बच्चों की आदतें होती है कुछ, तो उस प्रकार की आदत इसने भी यानी कि ऑटर ने, मिजबिल ने भी पाल रखी थी। मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स, और आयरन रेलिंग होती है जो लोहे की जो रेलिंग्स आजू बाजू में इर्द गिर्द में जो रहती है उसके किनारे पर, यानी रोड के किनारे फुटपाथ और फुटपाथ के किनारे पर रेलिंग। तो रेलिंग के जो सलिए होते हैं उसको मान लो कि बच्चे चल के जा रहे हैं तो हर 7वां सलिया वो पकड़ेंगे, उसको छुएंगे, फिर आगे जाएंगे, हर 7वां सलिया पकड़ेंगे। मतलब ये एक कैजुअल हैबिट्स होती है जिसको हम कंपल्सिव हैबिट्स भी यहाँ पर ऑथर ने नाम दिया है। तो मतलब ये बच्चे करते हैं। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट, और लैम्प पोस्ट जो रखे हुए होते हैं तो हर सेकंड लैम्प पोस्ट जो होता है वहाँ से पास टू होना। ऑपोजिट टू माय फ्लैट वाज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, और वो जहाँ रहते हैं उनके बिल्कुल ही ऑपोजिट दिशा में एक सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल है। अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल सम 2 फीट हाई, और उसके मतलब अलॉन्ग एक लो वॉल है, यानी एक छोटा सा कोट है 2-3 फीट का, 2 फीट हाइट का, जो लंबी एक पाली है, दीवार है बराबर। ऑन हिज वे होम, जब वो वापस आता है, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, मिज वुड टग मी टू हिज वॉल, मतलब मिज जो है वो उस वॉल की तरफ उनको टग मी यानी उनको खींच के लेके जाता है। जंप ऑन टू इट, फिर वो वॉल पर चढ़ जाता है। एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, और ये 30 यार्ड की मतलब ये जो है उस पर वो गैलप यानी जंप लगाते हुए वो वहाँ दौड़ता रहता है। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन, और मतलब जो पीपल्स मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ आते जाते, और स्टाफ मतलब जो टीचर्स होते हैं वहाँ आते जाते रहते हैं, वो इस प्राणी को देखते रहते हैं, इस विचित्र प्राणी को, इस अनजान प्राणी को, कि वो वॉल के ऊपर यानी उस लो वॉल 2 फुट की दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, और उस दीवार के
अलॉन्ग, मतलब वो ऑथर के साथ साथ उस दीवार के ऊपर वो इधर उधर दौड़ता रहता है और आगे जाता रहता है। तो ये हैबिट उसने पाल ली थी, कंपल्सिव हैबिट इसे कहते हैं ऑथर। इट इज़ नॉट, आई सपोज, इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑथर। अब ऑथर जो है वो मतलब जानते हैं कि ये स्ट्रेंज है। क्या स्ट्रेंज है? मतलब कोई भी लंडनर है, मतलब एवरेज लंडनर है, वो इस ऑटर को जानते नहीं है। बट द वेराइटी ऑफ गेसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी। लेकिन लंदन के जो लोग हैं वो इस ऑटर को गेस करते हैं कि ये क्या प्राणी हो सकता है, ये क्या प्राणी होगा, क्योंकि यहाँ का ये कैजुअल प्राणी तो है नहीं, ये तो रहने वाला है मार्शिस एरिया का, इराक का प्राणी है, बराबर। बसरा में बसने वाला ये प्राणी है, बसरा में इसका बसेरा है इस प्राणी का, बराबर। और वहाँ से इसको ये लेकर के आए हैं। लेकिन लंदन में तो ये कॉमन है नहीं। अब कॉमन है नहीं तो स्वाभाविक रूप से लोग इसको देखते होंगे तो वो मतलब अलग अलग गेस करते होंगे ना, कि ये कोई कहता होगा ये है, ये वो है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर को सरप्राइज़ करती हैं। ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलिन्स। ऑथर, ये जो ऑटर है, ऑटर्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं किन चीज़ से? कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलिन्स, मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो होते हैं उनको मस्टेलिन्स कहा जाता है। शेयर्ड बाय द बैजर। अब इसमें कौन कौन से प्राणी आ गए छोटे छोटे? तो बैजर आ गया, मोंगूज आ गया, नेवला जिसे हम बोलते हैं, वीजल आ गया, स्टोट आ गया, मिंक एंड अदर्स। मतलब इन सारे प्राणियों से ये रिजेंबल करता है। I faced a continuous barrage of conjectural questions। अब barrage of conjectural questions का मतलब है a stream of questions filled with guesses। मतलब continuously लोग ऑथर को पूछते रहते हैं गेस करके, क्या ये नेवला है, क्या ये ड्रैगन है, क्या ये फलाना है, क्या ये डिम का है। ऑथर इन सब की बातें सुन सुन करके शायद बोर हो चुके होंगे, हो सकता है, आगे बताएंगे अगर हो गए होंगे तो। देखते हैं क्वेश्चंस that spread all the mustelines but the otter। मतलब सारे मस्टेलिन्स उसमें आ जाते हैं सिवाय ऑटर के। मतलब सारे दूसरे प्राणियों के सब नाम लेते हैं लेकिन कोई ऑटर गेस नहीं करता है। मोर रैंडम गेजेस हिट ऑन अ बेबी सील। कुछ ऐसे गेजेस आते हैं, कोई कहता है ये बेबी सील है। सील तो आप जानते हैं जो समंदर में रहने वाला प्राणी है। एंड स्क्विरल, इज़ दैट अ वॉलरस। कुछ लोग तो वॉलरस भी बोल देते हैं इसको, वॉलरस मिस्टर। reduced me to giggles and outside a dog show I heard a hippo। मतलब कुछ लोग तो मतलब इनको काफ़ी मतलब हंसी आती है इन सब चीज़ों के ऊपर। गिगल मतलब हंसना, लाफ्टर, बराबर। और डॉग भी कुछ लोग तो बोल लेते हैं, कुछ लोग तो हिप्पो भी इसको बोल लेते हैं, छोटा हिप्पो। अ बीवर बोल देते हैं, अ बेयर कब बोल देते हैं, अ लेपर्ड भी बोल देंगे। वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट्स एंड अ ब्रोंटोसॉर। ब्रोंटोसॉर भी इसको बोल दिया जाता है, जैसे डायनासोर होता है वैसे ब्रोंटोसॉर। मिज वॉज एनीथिंग बट एन वाटर। लेकिन मिज तो वाटर है और कुछ भी नहीं है। लेकिन सैकड़ों नाम लोगों ने बोल लिए लेकिन किसी ने वाटर अभी तक बोला नहीं। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है और बड़ी बात यहाँ पर है कि अगर इन सभी लोगों में से ऑथर किसी को सबसे ज़्यादा स्कोर देने लगे, किसी को सबसे ज़्यादा स्कोर अगर वो देना चाहे तो वो किसको देंगे? तो एक मज़दूर है जो स्ट्रीट में एक खड्डा खोद रहा था। अब उसने इसको क्या कह दिया वो देखते हैं। I was still far from him when he laid down his tool। अब काफ़ी दूर से ये जा रहे हैं। एक सिचुएशन आप इमेजिन करो कि स्ट्रीट में एक मज़दूर है लंदन में, वो गड्ढा खोद रहा है, बराबर। ऑथर काफ़ी दूर से जा रहे हैं उसकी ओर, मतलब रास्ते से जा रहे हैं। तो काफ़ी दूर से उस मज़दूर ने ऑथर को देख लिया ऑटर के साथ, मिजबिल के साथ। अब क्या रिएक्शन आता है देखते हैं। उसने सबसे पहले तो अपना टूल जो है, अपने हाथ में जो फावड़ा वगैरह होगा वो रख दिया, नीचे रख दिया। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स।
अपने हिप्स के ऊपर अपने हाथ रख लिए, दोनों हाथ रख के ऐसे खड़ा हो गया, जैसे कमर में हाथ रख के जैसे खड़े हो जाते हैं। एंड बिगन टू स्टेयर, और घूरने लगा। एज आई ड्रू नियरर, जैसे जैसे ये नज़दीक जाते रहे, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, तो ऑथर देख रहे हैं उसके फेस के ऊपर काफ़ी सरप्राइजिस के भाव है, एक्सप्रेशन है। एंड एफ्रंट, एफ्रंट का मतलब है डिसप्लेजर या तो इंसल्टिंग, मतलब वो उसके चेहरे के ऊपर भय, एक प्रकार का डिसप्लेजर, रसहीनता और सरप्राइज इसके भाव उनको दिखाई दे रहे हैं। एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जॉक्स, जैसे वो मुझे कहना चाहता हो कि ये कोई जोक नहीं है कि तुम इस प्राणी को मतलब इस तरीके से लेके निकले हो। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं जब उसके बिल्कुल सामने चला गया। हिज पेट, वो थूका। ग्लेयर्ड मतलब घूरा। एंड देन ग्रोल्ड आउट, और फिर ज़ोर से, मतलब जैसे वो डांटता हो वैसे ग्रोइंग साउंड में उसने कहा, हियर मिस्टर, देखो मिस्टर, व्हाट इज़ दैट सपोज्ड टू बी, ये क्या होना चाहिए। तो मतलब उसने सरप्राइज़ के साथ ऑथर से ये क्वेश्चन पूछा कि ये क्या होना चाहिए, या इसको क्या होना चाहिए, इस प्राणी का नाम क्या होना चाहिए, या किस जाति का होना चाहिए। ऐसा मतलब लोग जो है इसको देख करके कुछ लोग काफ़ी अलग अलग प्रकार के जो बिहेवियर्स है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने सारी बातें बताई, किस प्रकार से उन्होंने ऑटर को पाला और किस प्रकार से उसे वो पेरिस ले गए पहले, फिर लंदन ले गए और फिर अब कैमस्फियर ले करके जाएंगे, और ऑटर का अनुभव उनके जीवन में कैसा रहा, उन सब चीज़ों के बारे में ऑथर ने हमें यहाँ पर बताया है। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन वेल। थैंक यू।